नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। बात करने जा रहे हैं आजादी के बाद सबसे बड़े सरेंडर की। 208 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आप जानिए और समझिए कि ये सरेंडर की इनसाइड स्टोरी क्या है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चर्चा की शुरुआत उनसे हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आर.के. विज साहब जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड डीजी नक्सल ऑपरेशन के। प्रफुल्ल पारे जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, इस चर्चा को भी आगे बढ़ाइए और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि कितनी महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त वो देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा विवेक जी कि सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीर है वो स्क्रीन के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे होंगे। जिस तस्वीर का सालों साल इंतजार किया गया, उस तस्वीर को देखने के बाद सुखद एहसास जरूर होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज हमारे साथ आर.के. विज साहब मौजूद है, जो रिटायर्ड डीजी है नक्सल ऑपरेशन की। इन तमाम चीजों को, इन तमाम तस्वीरों को उनसे बेहतर संभवतः कोई नहीं समझा पाएगा। विज साहब, आपका बहुत स्वागत है बीएस टीवी में। आपके मुंह से ही जानना और समझना चाहेंगे कि आज जो तस्वीर निकल के सामने आई कि 208 नक्सलियों का सरेंडर, माझी चाल की समुदाय के द्वारा उन्हें गुलाब दे के मुख्य धारा में लौटने पे स्वागत करना, संविधान की कॉपी देना, ये तस्वीर क्या बताती है? और ये जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आज तक का माना जाए, इसे आप कितना सफल मानेंगे विज साहब? जी देखिए, ये जो सरेंडर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे तो कल गढ़चिरौली में एक सेंट्रल रीजनल ब्यूरो के जो सचिव थे, उनके साथ जी के एजेंसी मेंबर थे। आज जो सरेंडर कर रहे हैं बस्तर में, उसमें एक रुपेश नाम का सीनियर माओवादी है, उसके साथ माड़ डिवीजन की सचिव है और कई सदस्य हैं डिविजनल लेवल के, काफी संख्या है। इससे जो अबूझ माड़ का इलाका था या नॉर्थ बस्तर का इलाका था, ये सारा लगभग समझिए कि सब बड़े और छोटे लीडर्स ने सरेंडर किया है। तो ये बहुत बड़ा इलाका है। ये 4-5 डिविजन्स थे मिलकर। जो कल किया था उसमें गढ़चिरौली के थे काफी थे। इसमें अगर नॉर्थ बस्तर को देखेंगे, ईस्ट बस्तर को देखेंगे, माड़ को देखेंगे, तो 3 डिवीजन के जो नक्सली हैं वो मिलकर सरेंडर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतने लोगों का छोड़ना और पूरे इलाके से बाहर आ जाना, ये बहुत बड़ा एक संदेश है जो बाकी बचे हुए उनके लिए भी खास तौर पर, कि ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है और ये हार की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसलिए बेहतर है कि आत्मसमर्पण करें और मुख्यधारा में जुड़ें और जो लाभ पुनर्वास नीतियों का है वो लें और बाकी आदिवासियों के लिए काम करें। विज साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन एक महत्वपूर्ण आपके बातों में कि ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि ये लड़ाई माओवादियों के द्वारा जीती नहीं जा सकती। सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे विज साहब कि आप तो वो बड़े सिपाही रहे हैं, आप वो थिंक टैंकर रहे, आप वो डिसीजन मेकर रहे जिन्होंने न केवल फोर्स का डिप्लॉयमेंट बल्कि तमाम एंटी नक्सल ऑपरेशन की एक ऐसी रणनीति बनाई कि जिसपे चल के आज बस्तर हमारे जवान छत्तीसगढ़ यहां तक पहुंच पाए। तो व्यक्तिगत तौर पे आपको कैसा महसूस हो रहा है इन तस्वीरों को देख के विज साहब? वो समय देखा है जब माओवाद जो हिंसा थी वो पीक पर थी। मैं आईजी था 2006, 7, 8 में, फिर एडीजी नक्सल ऑपरेशन रहा। तो ये तमाम जो समय था उसमें गतिविधियां इनकी पहले बढ़ी थी। फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जो सुरक्षा के जो प्रबंध किए, जो वहां पर चाहे नई भर्तियां थी, चाहे बटालियनों की तैनाती थी, चाहे वहां निर्माण कार्य हुए, चाहे बाद में मोबाइल टावर्स की स्थापना हुई, सड़कों के निर्माण, एक लंबा समय लगता है संसाधनों को बनने में। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स का मिलना, ड्रोन्स का उपयोग होना, तकनीक का उपयोग होना, डीआरजी का स्वीकृत होना, उनका आगे बढ़ना, इंटेलिजेंस यूनिट का बनना, मुझे लगता है हम इन तमाम कार्रवाइयों में सम्मिलित रहे हैं कहीं ना कहीं पीछे, कि यस, कैसे पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए ताकि ये लड़ाई एक अंजाम तक पहुंच सके। और मुझे खुशी है कि अभी जो इस समय जो पॉलिटिकल विल थी, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति केंद्र और राज्य सरकार थी, तो उसके चलते हुए जो बचे हुए इलाके थे उसमें भी कैंप स्थापित हुए और पुलिस से अल्टीमेटली मैं मानता हूं कि लगभग ये लड़ाई जीती जा चुकी है। और ये जो दृश्य आप दिखा रहे हैं ये बहुत ही सुखद है, मैं कहूंगा। मैं लौटता हूं आपके पास। मैं एक बार प्रफुल्ल पारे जी का रुख करता हूं। प्रफुल्ल जी,
अभी विश साहब को हम सुन रहे थे, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि पॉलिटिकल विल बड़ा स्ट्रांग रहा। यही वजह है कि साझा रणनीति चला के वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वो कोऑर्डिनेशन की कमी, ये जो सो कॉल्ड शब्द होते थे, ये सुनने को नहीं मिला पिछले 2-2.5 साल में। और आज परिणाम यह है कि एक साथ 208 नक्सलियों का सरेंडर कर देना। कैसे देखते हैं इसे आप प्रफुल्ल जी? देखिए, इसके पीछे निश्चित रूप से जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, उसका तो कमाल ये है ही है। इसमें क्या है, दो तरह से एक ये लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, जो मैं समझता हूँ कि एक तो सुरक्षा की दृष्टि से कि फोर्स साथ में रहे, दूसरा एक शासन की नीतियों के स्तर तक, क्योंकि इसकी शुरुआत ही इस आंदोलन की ऐसी हुई थी जिसमें सरकारी तंत्र को ही विलन बताया जाता था कि ये जो फॉरेस्ट का अधिकारी है, ये जो पुलिस का सिपाही है, यही शोषक है, इसको घुसने नहीं देना है, तो उनको मारा जाता था। आपको पता होगा, हमको तो मतलब जहां तक मुझे याद है कि हम लोगों ने एक बड़ी घटना सुनी थी, भास्कर दीवान एक एडिशनल एसपी हुआ करते थे, पहली बार हमने अविभाजित मध्य प्रदेश में, शायद वो 90 का दशक था, तब हमको पता चला कि ये कि नक्सलवाद कहाँ तक पहुंच गया है, किस चरम तक। फिर उसके बाद तो उसने ऐसे पैर पसारने शुरू किए, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो जितनी भी सरकारें इस दरमियान रही हैं, ठीक है, केंद्र और राज्य में कभी कभी ऐसा हुआ कि केंद्र में दूसरी सरकार और राज्य में दूसरी सरकार, लेकिन कोशिश दोनों तरफ से हुई, किंतु उसके नतीजे इसलिए भी नहीं आते थे क्योंकि जितनी सुविधाएं इस वक्त आज मौजूद है, तकनीकी रूप से भी आज फोर्स सक्षम है और सरकारें भी बहुत काम कर रही हैं। पहले ये स्थिति नहीं होती थी पहले। और दूसरा ये होता, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात वो है विश्वास की, कि सरकार के प्रति या उसके सिपाही के प्रति या फोर्स के प्रति जो लोगों को देखने का नजरिया था आदिवासियों का, वो बदला। और जो नक्सल अपने आप को मसीहा बताते थे उन आदिवासियों को, उसमें आई गिरावट। और बिल्कुल जो सूचना पहले आदिवासी नक्सलियों को देता था, वो स्थिति उलटने लगी, और उसका नतीजा ये हुआ कि फोर्स हावी होने लगी। और केवल फोर्स के बल पर आप इसको समाप्त कर देंगे ऐसा भी नहीं है। उसके पैरेलल सरकारों ने जो काम किया, वो अपनी नीतियां पहुंचाई गांव तक कि कोई गांव जो नक्सल मुक्त होता है तो उसको सरकार ने कुछ बनाया, कुछ 1 करोड़ रुपए कुछ देंगे, बिल्कुल। और उसके साथ साथ जैसे बस्तर ओलंपिक कराया, लोगों को खेल की तरफ खींचा। तो ये जो एक भावना एक बस्तर के चरित्र में ये आ गया था, उसके व्यवहार में, आचरण में, सोचने के तरीके में पूरा नक्सलवाद दिखाई देता था। आप वहां किसी से बात करें तो मतलब आदमी डरता था, कहीं सरकारी वाहन समझकर कौन किसको उड़ा देगा। ये इस तरह खतरनाक भय को जो एक आदिवासी भी महसूस करता था और एक आम आदमी भी और बाहर से आया हुआ आदमी भी, तो इस भय को समाप्त करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का दिमाग लगा है, रणनीति बनी है, उस पर अमल हुआ है, उस पर मॉनिटरिंग हुई है और राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देगा। मतलब ये कोई आसान दृश्य नहीं है, ये जो आज आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी तपस्या है, तब जाकर के ये। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसको मतलब हम ये मान लें कि नहीं अब तो हम कामयाब हो गए, अभी भी जो मेरे को जो सुनने को मिलता है कि जो लोग नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनकी तो समझ में आ रहा है कि इसके सिवा कोई चारा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसे 2-4-5% लोग नक्सली होंगे जो समर्पण नहीं कर रहे होंगे या दबे होंगे। तो सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आएगी वो ये आएगी कि आने वाले समय तक बिल्कुल ध्यान से उसको ये पनपने ना दिया जाए, इस आग को बिल्कुल राख बना करके ही छोड़ा जाए, तभी ये। विगत दिनों जब हमारे जवानों ने सुरक्षा का अपने वीरता का अदम परिचय दिखाया, वहां पे जो जिस तरह से उन्होंने अभियान चलाया, लगातार पत्र वायरल होने लगे नक्सलियों के। एक गुट मानता था कि साहब हमारे पास ऑप्शन नहीं है सरेंडर करने के अलावा, दूसरा गुट कहता था कि नहीं हम लड़ाई लड़ेंगे। और अंततः ऐसा हुआ कि सोनू जो बड़ा एक्टिव मेंबर था, सीसी मेंबर था, उसके खिलाफ नक्सलवाद के एक गुट ने जो है पत्र जारी कर दिया कि साहब इसके हथियार छीन लिए जाए। तो नक्सलियों के भीतर भी जो टूट की स्थिति बनी, इसकी वजह आप क्या मानते हैं और इसका कितना लाभ हमारे जवानों को मिल पाया? लाभ तो पूरा जवानों ने इसी चीज का लिया है। कारण यह है कि जब देखिए कई सीसी मेंबर इनके मरने लगे हैं, चलपति मरा, यहाँ बसवा राजू मरा और कई सीसी मेंबर मरे, कई डीकेजेडसी के मेंबर्स मरे और कुछ लोग जाके तेलंगाना में सरेंडर करने लगे। जब लीडर्स भागने लग जाते हैं तो नेचुरली नीचे काफी असर पड़ता है। और बसवा राजू के मरने के बाद मुझे लगता है सीसी देखिए इनकी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग जो है वो हो नहीं पाई। आज की तारीख में इनका कोई महासचिव नहीं है, ये मीटिंग नहीं कर पाए।
और जब ये मरने लगे तो ये पार्टी में दो फाड़ हो गए कि ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो इस समय कोई ना कोई जो लड़ाई का तरीका है उसको बदलना चाहिए, अर्थात हथियार डालने चाहिए और बाकी तरीकों से आदिवासियों के अधिकारियों के लिए लड़ना चाहिए। तो सोनू ने ये चिट्ठी जारी की। सोनू की चिट्ठी जारी करने के बाद आपने देखा होगा गढ़चिरौली, माड़, उत्तर बस्तर, इन सभी ने अपना समर्थन उसको दे दिया। तो जिन्होंने समर्थन दिया वो धीरे धीरे बाहर आ गए, आज उसी का ये परिणाम है। तो पार्टी में ये दो फाड़ होना ये यही इंगित करता है कि यस, जो विचारधारा वाले लोग थे उनको लगता है कि ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तेलंगाना स्टेट कमेटी ने बीच में एक स्टेटमेंट दिया कि ये लड़ाई जारी रहेगी, तो शायद इसीलिए वो जो हथियार वाला जो मिलिट्री विंग था देव जी के नेतृत्व में, वो हिड़मा बचा हुआ बटालियन कमांडर और कुछ उसके काडर हैं जो छिप रहे होंगे अभी। तो मुझे लगता है ये बचे हुए हैं, जो बची हुई लड़ाई है अगले कुछ दिनों में मुझे लगता है वो भी, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लीडरशिप कमजोर हो गई है, इनमें दो फाड़ हो चुके हैं। जो आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले लोग थे वो सरेंडर कर रहे हैं। तो ये हथियार वाला जो गिरोह है ये बहुत जल्दी मुझे लगता है या तो ये पुलिस के हाथों मारा जाएगा या आज नहीं तो कल ये भी सरेंडर कर देगा, और कोई ऑप्शन मुझे समझ नहीं आता अभी। जो हथियार आज सरेंडर किया गया नक्सलियों के द्वारा, उसकी संख्या पे मैं आपसे कमेंट जरूर चाहूंगा कि AK-47 राइफल 19 नग सरेंडर किए गए, LMG राइफल 17, LMG इंसास राइफल 23, इंसास LMG 1, ऐसे बड़े संख्या में और घातक हथियार भी सरेंडर किए गए। तो क्या माना जाए कि अब पीछे कुछ नहीं है, जो इनके पास था वो उन्होंने सुपुर्द कर दिया, वो मुख्य धारा में लौट आए, तमाम हथियार वो लेके आ गए? ये अच्छा निर्णय हो सकता है। कुछ हथियार डंप वगैरह में पड़े हों जो पहले कुछ छोड़ के आए होंगे, तो मुझे लगता है जब इनसे पूछताछ रहेगी तो कुछ और डंप होंगे वो भी पुलिस को मिल जाएंगे। तो अब जो बचे हैं केवल जो दक्षिण बस्तर का डिवीजन है और पश्चिम बस्तर का डिवीजन है, अर्थात बीजापुर और सुकमा, थोड़ा सा इलाका दंतेवाड़ा का जिसमें दरबा डिवीजन होता था, ये इलाका कुछ बचा है जिसपे थोड़ा सा कार्रवाई अभी पुलिस को और करनी है। बाकी मुझे लगता है हथियारों के साथ आना जो है वो विचारधारा को पूर्णतः त्यागना है। ये कोई ऐसा सरेंडर नहीं है जो पार्टी से बच के आए हों, ये पार्टी की विचारधारा को पीछे छोड़कर पूरे हथियारों के साथ आए हैं। ये पूर्ण समर्पण मैं इनको कहूंगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं प्रफुल्ल जी का रुख करता। प्रफुल्ल जी, जो तस्वीर निकल के आई निश्चित तौर पे बड़ा ही सुखद तस्वीर है। बस्तर के इस काले अध्याय के अंत की ओर बढ़ने वाला एक बड़ा कदम है जिसका इंतजार सालों साल किया जा रहा था। इसे अब कैसे सहेजा जाएगा और कैसे इसे समेट के रखा जाएगा, क्योंकि एक चुनौती तो होगी ना कि जब वैक्यूम जैसी स्थिति बनेगी उस वक्त क्या प्रशासन करेगा। हालांकि नियत नल्ला नाव जैसे तमाम योजनाएं जो है वो सुदूर अंचल में चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। देखिए, सत्ता में जो पार्टियां रहती हैं या जो राजनीतिक दल होते हैं या प्रदेश की व्यवस्था है, इन सब में चूंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो विरोध प्रतिरोध सब चीज जायज है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सब कुछ होता है। और वैचारिक आंदोलन बता करके, इसको एक आर्थिक सामाजिक समस्या बता करके ये आंदोलन जो बंगाल से निकला और पूरे देश के 14-15 राज्यों में उसने प्रभावित किया और अब ये यहाँ पर अंतिम सांस ले रहा है, तो मुझको ये समझ में आता है कि जो हिंसा के नाम पर एक समानांतर सरकार को बनाने का ये जो पूरा इनका प्रायोजन था वो ध्वस्त हुआ है। और ऐसे कोई भी आंदोलन के लिए अब इस जमाने में, खासकर इतनी तकनीक और संचार क्रांति के युग में, तो बिल्कुल भी इसकी कोई गुंजाइश आगे भी नहीं दिखती है कि इस तरह का कोई मूवमेंट अब सिर उठाएगा, क्योंकि अब इतनी सजग हो चुकी है सरकारें हर तरह से। मतलब आप किसी भी तरह से देख लीजिए कि जो गवर्नमेंट है उनका विल पावर अच्छा खासा स्ट्रांग है। और तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब बस चुनौती केवल इतनी है कि जो शांति और जो विकास, जो बस्तर जिसके लिए वर्षों से मतलब जो तरस रहा था,
उस तक आप बस्तर को लेकर जाएं। एक बड़ी चुनौती तो है कि लोग कहते हैं कि साहब कितनी आईडी बस्तर में बिछी है, इसका कोई टेंटेटिव डेटा नहीं है सरकारों के पास, एजेंसियों के पास। तो ऐसे में हमने 3 दिन पहले ही देखा कि एक आईडी में एक महिला का पैर उड़ गया। तो ऐसे विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म ऐसा डेवलप किया जा रहा है, या ऐसा कुछ एंटी जो आईडी डिटेक्टिव कुछ चीजें ऐसी तैयार की जाए जिससे बस्तर में कम से कम कुछ स्थानों को सुरक्षित किया जा सके, इंश्योर किया जा सके साहब ये जो स्थान है यहाँ पे कोई आईडी नहीं है। ये कैसे संभव हो पाएगा धरातल पे साहब? देखिए, पुलिस जब भी ऑपरेशन करती है या डोमिनेशन के लिए बाहर निकलती है तो अपने साथ कुछ इक्विपमेंट है माइन डिटेक्शन के, उसको लेकर चलती है। तो वो तो पुलिस खोजती है समय पर, और जिस रास्तों पे जाती है संभावना होती है कि यहाँ आईडी लगा होगा, पुलिस उसको डिटेक्ट करके डिफ्यूज करती रहती है। ये जो आईडीज माओवादी यूज करते हैं, इसको आईडी इसलिए बोलते हैं, इम्प्रोवाइज्ड चीजें इसमें, ये मशीन की बनी हुई नहीं होती, मतलब फैक्ट्री की बनी हुई नहीं है। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इसीलिए इनको बोलते हैं। जो लोकल मटेरियल है, चाहे प्रेशर आईडी हो या अदरवाइज, उन्हीं चीजों का उपयोग करता है। अभी बरसात खत्म हुई है, बरसात में डैम्पिंग के कारण वो खराब भी हो जाते हैं, इसलिए डेटोनेटर कई बार वो बाद में लगाते हैं। तो ये बहुत लंबे समय तक उपयोगी रहने लगी हुई ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन अभी क्योंकि माओवादी जो सरेंडर कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर कुछ लगी हुई है उनसे जानकारी लेके उन रास्तों में जाकर उनको डिटेक्ट करके डिफ्यूज करना ही इसका एक विकल्प है। अदरवाइज पुलिस के पास जो इक्विपमेंट है वो पुलिस यूज करेगी और उन्हीं के माध्यम से उनको निकालना पड़ेगा। साहब मैं लौटता हूं आपके प्रफुल्ल जी, एक सवाल बनता है कि साहब आज भी या कल तक जिस तरह से नक्सल समर्पण की तस्वीर आंकड़े सामने आ रहे थे, तब तक प्रदेश में सियासी बयानबाजियां बड़ी तेज हो रही थी। आप बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं, सियासत के हर पहलू को करीब से समझते हैं। जब ऐसी संख्याओं पे, जब दर्जनों की नहीं सैकड़ों की संख्या में माओवादी समर्पण कर रहे हो, विपक्ष के द्वारा समर्पित माओवादियों का बायोडेटा मांग लेना सरकार से, इस राजनीति को कैसे देखते और समझते हैं आप? इसीलिए तो ये राजनीति है अवधेश जी कि अगर आपको विरोध करना है तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, तो फिर उसका तो कोई जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन नक्सलवाद एक समस्या थी, और क्या जो आज जो विरोधी हैं वो जब सत्ता में थे तब क्या उनके सामने ये दिक्कतें नहीं थी, ये समस्या नहीं थी। और इनके अपने लोग भी जो आज बायोडाटा मांग रहे हैं, इनके अपने बड़े बड़े नेता जो मारे गए बिल्कुल से उन्हीं नक्सलियों के द्वारा। तो जो राजनीतिक दल हैं उन्हें कहीं ना कहीं किसी एक विषय पर जाकर के तो कम से कम एक मत होना चाहिए। ये ऐसी उम्मीद तो कम से कम हम कर सकते हैं, और ऐसा होता आया है। ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कोई राज्य हित, राष्ट्र हित, देश हित की कोई बात है, जनहित की कोई बात है, तो वहां पर इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने कहा कि ऐसे मुद्दों पे कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सियासतदान भी मजबूर है, उन्हें भी सियासत करनी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब अर्बन नक्सली, रूरल नक्सली, तमाम तरह की ये ऐसे शब्दावली है जिसकी खेल पिछले कई सालों से खेलते आ रहे। लेकिन प्रफुल्ल जी, एक और सवाल है कि जिस विकास की उम्मीद अब बस्तर के लोग कर रहे हैं कि साहब विकास उस स्तर पे पहुंचना चाहिए जिसकी आवश्यकता लोगों को है, तो ऐसे में भी जो है सियासत हो रही, कहा जा रहा है कि साहब बस्तर में इतने प्राकृतिक संसाधन है जिसकी लूट हो जाएगी अब। हाँ, तो स्वाभाविक है। ये तो जब विकास होगा, जब आप सड़क बनाएंगे तो पेड़ भी कटेगा ना, तो और पहाड़ी भी कटेगी। जब टनल बनता है तो पहाड़ को काट कर ही बनाते हैं ना। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि अब उस पर भी एक थोड़ा बहुत जो नुकसान विकास की जो कीमत चुकानी पड़ती है वो भी बड़ी खतरनाक है। तो और विकास भी जरूरी है, तो विकास किस कीमत पर, मतलब ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसकी कीमत भी जो सरकारें हैं उनको तय करनी होगी कि वो कीमत इतनी भारी ना पड़ जाए कि आपका विकास जो है वो पर्यावरण को असंतुलित कर दे, धरती को हिला दे। ऐसा कुछ उससे बचना चाहिए, और विकास वैसा ही हो जो जितना उसको पचा सके लोग। ऐसा विकास नहीं कि उससे आप सृष्टि पर कोई प्रभाव पड़े, पर्यावरण पर, वायुमंडल पर। ये इनसे भी बचना चाहिए, और उसके साथ साथ एक सामंजस्य करते हुए विकास हो, ये सरकारों को ध्यान में रखना। ठीक है विद साहब, मैं आपका रुख करता हूँ। आप तो डीजी नक्सल
रह चुके हैं, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई ऑपरेशन आपके समक्ष आया हो जो आपको अब लग रहा हो कि साहब इतने संसाधन होते तो हम तो इन नक्सलियों को आज से 10 साल पहले ही धूल चटा दिए होते? देखिए, ये मैंने पहले ही बताया कि जो संसाधन है पुलिस बल स्वीकृत शासन को करने होते हैं। तो आज कितनी संख्या है, छत्तीसगढ़ बना था तो 22-23 हजार पुलिस बल था, आज 80,000 से ज्यादा का बल है। तो ये तो शासन को स्वीकृत करना है। पुलिस केवल एक अंदाजा लगा सकती है कि हमको लड़ाई के लिए कहां कहां आगे बैठना है, कहां आगे बढ़ना जरूरी है, कितने बल की आवश्यकता है। उसके बाद राज्य और केंद्र सरकारें स्वीकृति देती हैं कि कितने संसाधन कहां पर जुटाएंगे। तो और पुलिस कर्मियों को क्या राशि, कितना पैसा मिलेगा, चाहे वो प्रोत्साहन का हो या और कई मृत्यु होने पर, कई बार शहादत होने पर परिवार को क्या मिलता है, ये कई चीजें ऐसी, मेडिकल फैसिलिटी, कितनी जल्दी हम घायल पुलिस वाले को हम अस्पताल भिजवा सकते हैं, हेलीकॉप्टर कब आएगा, ये तमाम चीजें होती है जो मोटिवेट करती है पुलिस को आगे लड़ने के लिए। तो ये सब चीजें समय के साथ बढ़ती गई, तो ये जादू से नहीं आ जाती हैं। हमने, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी स्वीकृतियां, बहुत सारी पावर्स जो हैं, जो आवश्यकताएं थी, वो शासन ने जैसे जैसे हम ध्यान में लाते गए, ये खून जो जब जवान को आता है उसके ऊपर क्विक क्लोट लाने की चीज सबसे पहले हम दिल्ली से खरीद कर लाए कि पुलिस जवान को वहां पर अगर आईडी ब्लास्ट होता है तो ब्लीडिंग से डेथ ना हो, उसको कवर कैसे करना है। तो क्विक क्लॉट चीज की चीज पहली बार में आईजी बस्तर था, तब की बात है, अब देखिए 2006 की बात है, आज 20 साल हो गए। तो धीरे धीरे, तब हेलीकॉप्टर नहीं था, मुख्यमंत्री अपना हेलीकॉप्टर हमको देते थे किसी को रेस्क्यू करने के लिए बीमार होने पर। तो ये तमाम चीजें हैं जो समय समय पर, ये जो टावर लगे हैं पहले पुलिस के परिसर में लगना शुरू हुए, 70 से ज्यादा थे जो बस्तर इलाके में शुरू में लगे, ये हमारे सामने लगे हैं। अंदर जो चाहे तो डिजिटल कम्युनिकेशन, हमारी बात नक्सलियों तक ना पहुंचे, ये एनालॉग से डिजिटल सिस्टम करना, ये हमने किए। तो जैसी जैसी आवश्यकताएं पड़ी वैसी वैसी शासन को हमने बताया, उन्होंने समझी आवश्यकताएं, स्वीकृतियां दी। एक लंबे समय लगता है, मुझे लगता है इन चीजों को तैयार होने में, झटपट चीजें नहीं आती हैं। बच्चा रोता है, दूध पीता, जब जरूरत होती है रोता है तो माँ दूध पिलाती है। तो यही स्थिति मुझे लगता है ये बनती रही कि धीरे धीरे संसाधन बढ़ते गए, और एक समय था माओवादी बढ़ रहे थे, एक समय आया वो रुकावट हुई और पीछे हटना शुरू हुए। तो वो जो कर्व है वो धीरे धीरे, मुझे लगता है ये सारी चीजें कंट्रोल होगी। तो ये एकदम से चीजें नहीं आती हैं। लड़ाई लड़ी, नुकसान हुए, हमारा नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि आज हम सफल हुए हैं, हमारे बल सफल हुए हैं, हमारे अधिकारियों की मेहनत से इस स्तर तक पहुंचे हैं। तो ये मुझे लगता है एक संतोष का विषय है। बिल्कुल। एक सवाल बिर साहब मेरा आपसे रहेगा, इस घटना से खासतौर से जो अब बचा कुचा नक्सल संगठन है उसके शीर्ष नेतृत्व पर कितना दबाव बढ़ेगा, और एक बात और कि स्थानीय आदिवासी समुदाय है वो इस सरेंडर को किस तरह से देख रहा है? नहीं, देखिए, दबाव, पहला तो कि दबाव कितना है, उनपे तो दबाव लगातार बढ़ रहा है, उनके अपने सीनियर कैडर छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा दबाव है उनके ऊपर कि अब उनको नेक्स्ट क्या निर्णय लेना है। एक समय था कि तेलंगाना के नक्सली बस्तर में आकर छिपते थे, अब ये यहां से भागकर दूसरे इलाकों में छिप रहे हैं। तो ये देखिए कि कैसे सिचुएशन बदलने लगती है। तो दबाव माओवादियों पे दोनों है, लड़ना है तो थोड़े दिन और लड़िए, आप मरेंगे, अपना आप खात्मा होगा। अगर आपको समझ आ जाती है कि इस आइडियोलॉजी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बेहतर है। अगर आपको बहुत ही लड़ने का शौक है तो आप आदिवासियों के अधिकारियों के अधिकारों के लिए कानूनी रूप से लड़िए, और शासन आपकी बात सुनेगा, क्योंकि शासन का भी यही कर्तव्य है ये सब चीजें उपलब्ध कराना। तो मुझे लगता है ये समझ, उनके ऊपर प्रेशर जो है इन सभी सरेंडर के साथ उनका प्रेशर काफी बढ़ गया है। और जहां तक आदिवासियों की बात है, आदिवासी तो जैसे आपने बोला यही देखेगा कि उसको अब जो है स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जो है शासन कितनी जल्दी उनको उपलब्ध कराता है। नियत नीला नार जो स्कीम थी वो पहले थी कि जो कैंप है 5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आएंगे उनको उपलब्ध कराएंगे। अब जिस इलाकों में ये खाली हो गए हैं, चाहे माड़ है, चाहे गढ़चिरौली वहां का है, या हमारा उत्तर बस्तर है, कोंडागांव, अब मुझे लगता है वो नियत नार 5 किलोमीटर न होके अब ये पूरे इलाके को कवर करना है हमको। जो भी गांव है, जो आवश्यकताएं हैं, सारी नक्सल मुक्त हो गई। 1 करोड़, 1 या 2 करोड़ शासन ने बोला था एक गांव में, तो हर गांव में ये करना है, पंचायतों में ये पैसा खर्च करके जो बड़ी बेसिक गांव वालों की
आदिवासियों की जहां तक मुझे लगता है आवश्यकताएं भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका प्रोसेसिंग हो जाए, उनको दाम ठीक मिल जाए, अस्पताल तक पहुंचने की सिंपल रोड हो, आप अभी जब उस पे पर्यावरण पे बात, न्यूनतम नुकसान हो पर्यावरण को। देखिए पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, आदिवासी जंगल को बचाता है, वो उसका रक्षक है, तो बहुत ज्यादा जंगल को नुकसान नहीं होना चाहिए, पहाड़ भी ज्यादा नहीं कटने चाहिए, सड़क साइड से भी निकल सकती है, तो ये न्यूनतम नुकसान होते हुए पर्यावरण को विकास होना चाहिए। और अस्पताल की सुविधा चाहिए, पढ़ने की सुविधा चाहिए, रोजगार के कुछ साधन चाहिए, यही विकास है वहां के लिए। चलिए बहुत बड़ा विकास का बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं, फूड प्रोसेसिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विशा बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा आपका। प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये सबसे बड़ा सरेंडर आज़ादी के बाद का, और खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था जो ये बता रहे थे कि इनसाइड स्टोरी क्या है, आगे की राह क्या है, और हम भी आप तक पूरी खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे।